नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। सुबह के 10 बज रहे थे और मैं रोज की तरह अपने कार्यालय पहुंच चुका था। अर्दली मेज पर डाक रख गया था, जिसमें अधिकतर खाकी रंग के सरकारी लिफाफे या आम आदमी के कुछ प्रार्थना पत्र होते, जिन्हें वे लोग जाने कितनी आशाओं से लिखते होंगे कि कलेक्टर साहब के पास चिट्ठी पहुंच गई तो काम हो जाएगा। बेचारे अगर सिस्टम को समझते तो इतनी आशाएं ना करते। मैंने अनमने ढंग से लिफाफों के ढेर को देखा कि एक रंगीन लिफाफे ने मेरा ध्यान बरबसी आकृष्ट कर लिया। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे शहर से किसी पहाड़ी गांव जाने वाली सामान्य स्थानीय लोगों से भरी बस की खिड़की से कोई विदेशी टूरिस्ट कौतूहल भरी निगाहों से बाहर झांक रहा हो। वो सरकारी या आम आदमी की चिट्ठी नहीं, बल्कि हैंडमेड पेपर का सुर्ख प्याजी रंग का कलात्मक लिफाफा था, जिसे मैंने लपक कर उठाया और अधीरता से प्रेषक का नाम ढूंढा, मगर मायूसी ही हाथ लगी। बस मार्कर पेन से कलात्मक हस्तलिपि में श्री देवेश चंद्र, अपर जिलाधिकारी फैजाबाद ही लिखा था। तुरंत लिफाफा खोलने हेतु अधीर होते हुए अपने मन को किसी प्रकार मैंने नियंत्रित कर उस उत्सुकता बढ़ाते लिफाफे को रख लिया कि घर पर ही इत्मीनान से देखूंगा। घर पहुंचते ही पेपर कटर से बहुत सावधानी और प्यार से लिफाफा ऐसे खोला कि ज़रा सा गलत कट कहीं प्रेषक की भावनाओं को आहत न कर दे। नाम ढूंढने को आतुर निगाहें सबसे पहले पत्र के अंत में पहुंच गई। आपकी डॉली पढ़ते ही मुझे किन भावनाओं के ज्वार ने घेर लिया, कह नहीं सकता। डॉली का पत्र, वो भी इतने अंतराल के बाद। मेरा पता उसे कैसे मिला, उसके क्या हाल हैं, आजकल क्या कर रही है। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए उत्सुकतावश मैं पत्र पढ़ने लगा। आदरणीय सर, यह आदरणीय ना तो शब्द मात्र है और ना ही कोई औपचारिक संबोधन। आज मैं यह फील कर पा रही हूँ कि आपके प्रति मेरे मन में कितना आदर है। सर, आपके आशीर्वाद, प्रयास और गाइडेंस का ही परिणाम है कि मैं एमबीबीएस हो गई हूँ और इसका पूरा क्रेडिट आपको ही जाता है। अगर आप मेरे जीवन में ना आए होते तो मैं आंधी में सूखे पत्ते सी जाने कहाँ खो गई होती। सर, यह सफलता तो कुछ भी नहीं है। आपने जिस तरह मुझे और मेरे जीवन को बदल दिया है, उसके लिए मैं हमेशा आपकी एहसानमंद रहूँगी। सर, आप ही मेरे फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड हैं। मुझे लगा मैं आगे कुछ ना पढ़ सकूँगा। पता नहीं डॉली की सफलता की खुशी थी या उसकी भावनाएं, मुझे दिया जा रहा श्रेय या पुरानी स्मृतियों का झंझावात, लेकिन मेरी मनोदशा जाने कैसी हो गई थी। बाहर आकाश में काले बादल गिर रहे थे और बिजली चमक रही थी, पर उससे कहीं अधिक तेजी से मेरे मन का मौसम बदल रहा था। एकाएक खिड़की से आती तेज हवाओं से मेरे हाथ में पत्र प्रकंपित होने लगा, पर उससे कहीं अधिक वेग से प्रकंपित होता मेरा मन कहाँ कहाँ भटकते हुए मेरे उस अतीत में पहुंच गया जो अवचेतन में आज भी चैतन्य था। मैंने अपने गांव में रहकर इंटरमीडिएट परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के साथ मेरिट में भी स्थान पाया था। यह सोचकर कि कहीं प्रतिभाशाली भांजा साधनों के अभाव में अपनी मंजिल तक पहुंचने से वंचित न रह जाए, इसलिए मेरे एडवोकेट मामा आगे की पढ़ाई के लिए मुझे अपने साथ इलाहाबाद ले गए। हालांकि मुझसे बहुत स्नेह करने वाले मेरे मामा मामी ने मुझे अपने बेटे की ही तरह रखा था, परंतु उस उम्र में भी आत्मसम्मान को समझने वाले मेरे मन में आत्मनिर्भर होने की गहरी आकांक्षा थी। इसलिए मैंने अपनी जिद से पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाने के लिए मामा को राज़ी कर लिया था। मामा मामी चकित थे कि उनका इंटरमीडिएट पास भांजा 9 तक के बच्चों को किस कुशलता से ट्यूशन पढ़ाता था। कुछ समय बाद इनमें डॉक्टर माता पिता की इकलौती बेटी डॉली भी शामिल हो गई थी, जो हर तरह से मेरे विपरीत थी। जहाँ मैं साधारण कपड़े पहनने वाला, गंभीर, सीधा साधा व पढ़ाकू किस्म का था, वहीं डॉली एकदम बिंदास, फैशनेबल, चुलबुली, खूबसूरत व मस्तमौला थी। डॉली की चंचल आंखों में मॉडल बनने का ख्वाब बसा था। 11वीं कक्षा में औसत से भी कम मार्क्स आने पर उसके पिता ने अपने मित्र यानी मेरे मामा से चर्चा की, तो मामा जी ने ट्यूशन के लिए मेरा नाम सुझाया, तो मैं उसका ट्यूटर बन गया। उस समय मैं बीएससी अंतिम वर्ष में था। इसके बाद ही वो समय आने लगा जिसने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। जाहिर सी बात थी कि फिल्में देखने, चैटिंग, शॉपिंग करने, बॉलीवुड के अफेयर्स व अफवाहों में रुचि लेने वाली डॉली का मन पढ़ाई में कम लगता था। शायद उसके पेरेंट्स को उसका स्वभाव का अंदाज़ा हो गया था। माता पिता दोनों ही नर्सिंग होम में आवश्यकता से अधिक व्यस्त रहते थे, इसलिए स्कूल के अलावा घर से बाहर जाने पर पाबंदी थी। यही सब कारण रहे होंगे कि उसने मुझसे ऐसा व्यवहार शुरू किया। कभी मासूम बनकर डॉली ऐसे प्रश्न करती कि मैं पसीने पसीने हो जाता, तो कभी हॉट पैंट, मिनी स्कर्ट जैसी ड्रेसेस पहन आती। कभी मोबाइल में फ्रेंड्स के नॉटी मैसेजेस दिखाती, तो कभी मेरी गर्लफ्रेंड या डेटिंग के बारे में पूछती।
सच कहूँ तो उसके व्यवहार से मैं पशुपेश में पड़ जाता कि कल से पढ़ाने आऊँ या ना आऊँ, पर मेरा मन इस परिस्थिति को एक चैलेंज की तरह लेने को कहता। मैं डॉली के व्यवहार का कारण खोजने का प्रयास करता और उसके पेरेंट्स को ही उत्तरदायी पाकर मुझे डॉली से सहानुभूति ही हो आती। मैं समझ सकता था कि टीनेजर्स तभी भटकते हैं जब उनको समझाने, स्नेहपूर्ण व्यवहार करने या समय तक देने वाले घर में अपना कोई ना हो। हार्मोन्स की क्रियाशीलता, यौवनारंभ के समय होने वाले दैहिक परिवर्तन, सामाजिक मर्यादाओं की सीमा रेखा लांघने के रोमांच, अनजाने आकर्षण की भूल भुलैया आदि के ऐसे प्रभाव होते हैं जिन्हें ना तो कहा जा सकता है ना ही सहा जा सकता है। मादक वसंत ऋतु की गुदगुदाती बयार, फागुन के रंगों की बौछार, सावन की पहली फुहार, सब तो उस अनुभूति के सामने फीके से लगते हैं। कभी बिना बात ही मन ऐसा प्रफुल्लित हो जाए कि गुनगुनाने की इच्छा हो, तो कभी अंधेरे कमरे में चुपचाप यूं ही आंसू बहाने का सबब भी समझ ना आए। हाँ, यह चाहत जरूर होती है कि कोई तो केयर करने वाला ऐसा अपना हो जिसे सब शेयर किया जा सके। परिवार में ही ऐसा अपना होना जो विश्वसनीय हो, अनुभवी हो, अतरंग हो तो कितना सहज हो जाता है। लेकिन केयर शेयर करने वाला बाहरी होने पर बहुत संवेदनशील स्थितियाँ होती हैं। भावुक टीनेजर को सरलता से प्रभावित कर अपनापन जताकर प्राय गलत लोग कुत्सित इरादों में सफल हो जाते हैं। यह तो नहीं कहूँगा कि मैं यौवनावस्था के उद्वेगों से अछूता था, बल्कि सच कहूँ तो कभी कभी मैं भी सम्मोहित सा हो जाता था। देह से आती विदेशी परफ्यूम की खुशबू, एकांत में कानों में गूंजते डॉली के रुमानी शब्द, उसकी छेड़खानियाँ, मुझे लगता कहीं मैं बहक ना जाऊँ। परंतु उसी समय मेरे माता पिता का चेहरा मेरे सामने घूमने लगता। अपनी आवश्यकताओं में कटौती कर किन अपेक्षाओं से उन्होंने मुझे भेजा था, मैं भटक गया तो मेरे सिविल सर्विसेज के सपनों और उन अपेक्षाओं का क्या होगा? क्या मैं मामा मामी या डॉली के पेरेंट्स का भरोसा तोड़ दूंगा? डॉली तो नादान है, पर क्या मैं विश्वासघात के आरोपों और अपने टूटे सपनों के साथ जी सकूंगा? बस मेरे मन में उपस्थित ऐसे ही प्रश्न भटकने से रोक लेते। सच तो यह भी है कि मुझे विश्वामित्र व मेनका का प्रसंग जीवंत होता सा लगता। उस दिन तेज बारिश में छतरी के बावजूद मैं भीग गया था। मुझे भीगा देखकर डॉली ने छत पर म्यूजिक लगाकर रेन डांस का प्रस्ताव रखा। मेरे इनकार करने पर भी वो मेरे हाथ खींचते हुए ऊपर ले गई और बेसाख्ता बोल आई, आई लव यू। तो मैं नाराज़ होकर उसके घर से वापस आ गया। उस दिन मेरी उलझन चरम पर थी। मेरे मन ने कहा, कल से बिना कुछ कहे डॉली की ट्यूशन बंद। लेकिन मेरी दीवार पर लिखी सूक्तियों में से वो सूक्ति जैसे चमक उठी कि अंधकार को धिक्कारने से बेहतर होता है कि दीप प्रज्वलित किया जाए। तब मेरे पास मोबाइल भी ना था। मैंने तुरंत कागज़ पेन उठाकर पत्र लिखना आरंभ किया। प्रिय डॉली, यह प्रिय ना तो शब्द मात्र है और ना ही कोई औपचारिक संबोधन। मुझे पता है तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं मेरे प्रति कोई आकर्षण है। तुम भी मुझे प्रिय हो, परंतु उस रूप में नहीं जैसा तुम समझ रही हो। जैसे किसी परिवार के सदस्य एक दूसरे को प्रिय होते हैं, वैसे ही मैं तुमको भी अपना समझता हूँ। बस तुमको यह पता होगा कि तुम्हारे पेरेंट्स मुझे न केवल अपने परिवार का ही एक सदस्य मानते हैं, बल्कि मुझ पर कितना विश्वास भी करते हैं। उनको तुमसे भी कितनी अपेक्षाएं हैं। वे तो बस यही समझते हैं कि तुम में बचपना बहुत है, तुम चंचल, स्पष्टवादी व बहिर्मुखी हो, पर उनको तुम पर बहुत विश्वास है। मुझे पता है ऐसे नेचर के बावजूद तुम भीतर से कितनी अकेली हो, कितना इनसिक्योर फील करती हो, क्योंकि सोशल गैदरिंग एंजॉय करने और पार्टियों में चहकने वाले प्राय अंदर से तन्हा होते हैं। मुझे पता है तुम किसी अपने को तलाशती रहती हो जो तुमको समझ सके, तुमको चाहे, सराहे और तुम भी उसको चाहो। पर यह मत भूलो कि भावनाओं की चंचल सरिता में बहते हुए इमोशनल फूल बन जाना समझदारी नहीं होती। और प्रेम के बारे में तुम क्या जानती हो? तुम्हारे जैसे लोग जिसे लव समझते या कहते हैं, वो दरअसल टाइम पास से अधिक कुछ भी नहीं होता। यह क्रश या इन्फैचुएशन भी नहीं होता। यह बात वो रियलाइज़ तो करते हैं, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डॉली, क्या तुम्हारा कोई लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव नहीं है? बस वर्तमान को एंजॉय करते हुए बर्बाद कर देना ही ज़िंदगी होती है। साधनों के अभाव में मेरे स्ट्रगल की तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। तुमको इतने सक्षम व समर्थ पेरेंट्स मिले हैं, माना वे तुमको समय नहीं दे पाते हैं, तो क्या तुम उनको इतनी बड़ी सज़ा दोगी? तुम क्या समझती हो वे तुम्हारी इन हरकतों को बचपना समझकर भूल पाएंगे? नहीं डॉली, वे टूट जाएंगे। उनको आशा है कि उनकी बेटी भले ही चंचल हो, लेकिन अंततः वो अपनी मंजिल पा लेगी।
तुम्हारी ऐसी भूल को वो अल्लड़ता कहकर माफ़ नहीं कर पाएंगे। कम से कम मैं तो विश्वासघात नहीं कर पाऊंगा। मैं बहुत साधारण परिवार का हूँ जिसका सपना सिविल सर्विसेज है। मेरे पूरी परिवार को मुझसे बहुत आशाएं हैं और मैं चाहकर भी भटक नहीं सकता। तुम भी डॉक्टर बनना चाहती थी और वो तुम्हारे पेरेंट्स की इच्छा नहीं, तुम्हारा सपना था। आज की इस चकाचौंध भरी जिंदगी की मरीचिका में तुम भटक गई हो। तुम्हारे मार्क्स कम होने का कारण यह नहीं है कि तुम पढ़ने में खराब हो, बल्कि तुम पढ़ाई को सीरियसली नहीं ले रही हो। अगर तुम ठान लो तो क्या नहीं कर सकती हो। कितना अच्छा हो अगर हम अपने सपनों को साकार करें। लाइफ को एंजॉय करने के बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन अगर हमने आज को खो दिया तो जीवन बनाने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैं अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी का बहाना करके कल से आना बंद कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम भी दिल की अच्छी हो और तुम अपने को बदलने का एक प्रयास अवश्य करोगी। अगर तुम अपने को बदल सकी तो मैं उसे तुम्हारा ही एक गिफ्ट समझ लूँगा, तुम्हारा सिर्फ एक गाइड। डॉली को वो पत्र देकर फिर मैं प्रतियोगी परीक्षाओं में व्यस्त हो गया था। आईएएस की परीक्षा में 2 बार साक्षात्कार देने के बाद भी असफलता की मायूसी को पीसीएस में चयन ने कुछ सीमा तक कम तो किया ही था। अब मैं वर्तमान में लौट चुका था और संयत होकर शेष पढ़ने लगा। अगर आप मेरे जीवन में नहीं आए होते तो आज मैं क्या होती, इसकी कल्पना तक मुझे शर्मसार कर देती है। आपके लेटर ने मुझ पर क्या प्रभाव डाला मैं बता नहीं सकती। मैं अपनी ज़िद से राजस्थान के कोटा शहर में कोचिंग के लिए चली गई और जब पहले प्रयास में ही मेरा मेडिकल में सिलेक्शन हुआ तब से ही आपको ढूंढ रही हूँ। सर, आपको मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। सभी सोशल वेबसाइट पर सर्च किया पर कोई फ़ायदा नहीं। वो तो एक दिन न्यूज़ चैनल पर अपर जिला अधिकारी फैज़ाबाद के तौर पर आपको देखा तो तुरंत आपको पहचान लिया। सर, आज के समय में बिना मोबाइल नंबर, ईमेल या पते के आपका मिल जाना भगवान का आशीर्वाद ही लगता है। मम्मी पापा ठीक हैं और आपको बहुत याद करते हैं। सर, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा, पर लेटर नहीं, नीचे लिखे नंबर पर तुरंत कॉल कीजिएगा। बाकी बातें बाद में। आपकी डॉली। इतना पढ़कर मैं भी भावुक हो गया और डॉली को फ़ोन करने के लिए मोबाइल फ़ोन उठा लिया। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।